प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर बंदेशा साहब, आप तर्जुमान हैं यंग डॉक्टर्स के। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो फ्लॉज हैं, जो तमाम की तमाम खामियां हैं, उनके अंदर तो एक ब्यूरोक्रेटिक हमने बड़ा एलिमेंट देख लिया जी जी, जिसके खिलाफ आप एक अपने तौर पर आपने एक स्ट्रगल शुरू की हुई है जी जी, जिसे हम सर्विस स्ट्रक्चर की स्ट्रगल कहते हैं जी जी। उसके बाद दूसरा बड़ा फ्लॉप क्या समझते हैं? उसके बाद दूसरा एक मैंने कहा कि आपकी पॉलिसीज जो हैं वो कंटिन्यू आगे नहीं रहती, सबसे बड़ा फ्लॉ। दूसरा आपकी जो है वो नेक नियति सबसे बड़ा फ्लॉ। तीसरा जो बड़ा फ्लॉ है, आपका रेफरल सिस्टम नहीं है। आपका एक बंदा जो है वो बलूचिस्तान के बॉर्डर से उठता है, वहाँ पे इलाज कराने के लिए वो सीधा लाहौर पहुँच जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कोई भी सियासी हुकूमत ये चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि वो बलूचिस्तान से जो बॉर्डर से जो बंदा उठता है उसको डीजी खां में इलाज कराना चाहिए, उसको वहाँ के BHU RHC THQ में इलाज कराना चाहिए, या वो मुल्तान में जाए, वहाँ पे नहीं है तो फिर उसके बाद मैं कहता हूँ उसको एयर एम्बुलेंस के ऊपर आप लाहौर के अंदर लेके आए। लेकिन अनलकीली आपके कहने का मकसद ये है कि आम फहम नाज़रीन के लिए बताना चाहता हूं मैं, रेफरल सिस्टम से मुराद ये है कि अगर वो शख्स जो किसी ने इलाज करवाना है वो अपनी मर्जी से उठे बलूचिस्तान से, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से और लाहौर आ जाए, इसकी बजाय उसको बेसिक हेल्थ यूनिट में जाना चाहिए। वहाँ मौजूद जो डॉक्टर है, अगर वो समझता है कि इसकी बीमारी यहाँ पर क्योर नहीं हो सकती, इसकी यहाँ पर सलाहियत हमारे पास वो नहीं है, तो वो अपने से बड़े हॉस्पिटल में उसको रेफर करे और इस तरह वो चलता चलता आगे, अगर उसके पास कहीं भी ये तमाम सलाहियतें नहीं हैं डॉक्टर्स के पास या हॉस्पिटल के पास, तो वो तब जाके लाहौर में आए, ना कि वो अपनी मर्जी से जब दिल करे म्यू में आ जाए, जब समझे नहीं कि म्यू वाले अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर रहे तो सर्विसेज में चला जाए, जब उसको सर्विसेज वालों से शिकायत हो जाए तो कि मैंने जनरल हॉस्पिटल जाना है। आपके कहने का मकसद यही है? जी बिल्कुल, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपके जो टर्शी केयर हॉस्पिटल या टीचिंग हॉस्पिटल दुनिया के अंदर होते हैं ना, उनका मकसद ये होता है कि वो इलाज करें जो आपके लोकल पिछले उससे निचले हॉस्पिटल DHQ THQ RHC BHU के अंदर नहीं है। लेकिन अनलकीली हो ये रहा है, किसी के सर के अंदर दर्द होती है तो बजाय इसके कि वो आउटडोर में जाए, वो सर दर्द का इलाज कराने के लिए आपके टर्शी केयर हॉस्पिटल चला जाता है, और आपका सिस्टम ये है कि वहाँ पे कोई उसको नहीं पूछता, उसका इलाज आपको करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है, मजबूरी है। और आप ओवरलोडेड हैं इस काम की वजह से, कैचमेंट एरिया ना होने की वजह से, आप एक डिफाइंड एरियाज लिमिट्स नहीं है आपकी कि आपने कहाँ तक करना है। मैं कहता हूँ कि आपका अगर रेफरल सिस्टम हो, आपका उस एरिया का, उस यूनियन काउंसिल का बंदा वहीं पे इलाज कराए, नहीं है RHC में जाए, नहीं है THQ में जाए, अगर वहाँ पे इलाज नहीं है तो फिर आप उसके बाद आगे आप बेड की अवेलेबिलिटी पूछ के उस पेशेंट को रेफर करें, आपका एक बहुत बड़ा जो मसला है वो किसी हद तक हल हो जाएगा। पहली बात, लेकिन जो हमारे यहाँ क्राउड हर वक्त ही बड़े हॉस्पिटल में रहता है, उसकी वजह यही है। देखते हैं कि इवन लाहौर शहर में अगर हम बैठे हैं, कराची में हैं, आप पेशावर में हैं या कोयटा में हैं, तो आप इतने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, उनमें ज्यादातर जो आबादी है वो उस शहर से बाहर वाले लोगों की है। जी बिल्कुल ऐसे आउटस्टेशन पेशेंट ज्यादा होते हैं। और दूसरा, अगर आप ये कहें कि यहाँ पे बेड्स की और हॉस्पिटल की एक्यूट शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, और इसको हुकूमतों को, पाकिस्तान की हुकूमत जो है और सूबाई हुकूमतें, इनको एमरजेंसी बेसिस के ऊपर इस चीज़ को लेना चाहिए। आप नए हॉस्पिटल बनाएं, नए डिपार्टमेंट्स लेके आएँ, आप इन पब्लिक के घरों तक जो है वो रूट्स तक जो है वो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी कराएं। ये सब स्टेट की, मैं कहता हूँ, 3 बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन और आपकी सिक्योरिटी। और अगर आप हेल्थ नहीं दे रहे तो आप नाकाम हैं। ठीक है, आप डोर स्टेप के ऊपर आपने हेल्थ प्रोवाइड करनी है हर बंदे को। आप इसी चीज़ का बजट लेते हैं, इसी चीज़ के टैक्स लेते हैं, और ये सब कुछ इसीलिए होता है। और स्टेट की अगर ये कामयाबी इसमें नहीं है तो मेरा ख्याल है कि स्टेट आपकी नाकाम है, और उसको हेल्थ के लिए एमरजेंसी बेसिस पे जो अब सूरत हाल पाकिस्तान की है, ज़रूर इसको लेना चाहिए। फिर ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जो कि बीमारी का इलाज करने की बजाय बीमारी से पहले चीज़ों को एंटिसिपेट करें, जिसको प्रिवेंटिव जिसको एक कहते हैं। आप एक शुगर का मरीज़ है, उसकी कंटिन्यूस शुगर जो है वो 400 के ऊपर, 300 के ऊपर रह रही है, वो 2 साल के बाद उसके गुर्दे भी फेल हो जाते हैं, उसको हार्ट अटैक भी हो जाता है, उसको फालिज भी हो जाता है, और उसके पट्टे भी कमज़ोर हो जाते हैं, उसकी हड्डियाँ भी खोखली हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप अगर उस बंदे को डे 1 से ये एजुकेट करते हैं कि आपने शुगर का लेवल अनहारमू अपना 100 से कम रखना है, आपने अपना एक ब्लड के टेस्ट कराने हैं, फलां चीज़ें करनी है, 6 महीने बाद आँखें चेक करानी है, ब्लड प्रेशर चेक कराना है, 6 महीने के बाद गुर्दों के टेस्ट कराने हैं, पेशाब के टेस्ट कराने हैं, आप उस इतने बड़े अजाब से जो आज आप डायलिसिस मशीनें खरीद के दे रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं, आप उससे बच सकते थे। आज आप पोलियो के लिए, टीबी के लिए, मलेरिया के लिए और मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के लिए आप वर्टिकल प्रोग्राम्स चला रहे हैं, आप प्रिवेंटिव। लेकिन ये सारे के सारे तो हम खुद नहीं चला रहे, ये तो सरकारी फंडेड है, इंटरनेशनल फंड्स हैं, कोई यूएनओ से फंड है, कोई किसी नीदरलैंड ने फंड कर दिया, कोई आपको यूके ने फंड कर दिया। लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि दूसरी जितनी बीमारियां हैं उसके लिए आप प्रिवेंशन के तौर पे कुछ नहीं कर
कर रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी कौम को इतनी अवेयरनेस जो है वो कोई बंदा देने के लिए तैयार नहीं है कि आपने जिंदा रहने के लिए खाना है, हर खाने को आखिरी खाना समझ के नहीं खाना। बिल्कुल, ये तो हमारा ट्रेंड बन गया है। लोग जीप, आप लाहौर को देख लें, पूरी पूरी स्ट्रीट्स हैं, मैं मालम रोड पे चले जाएं, मैं कहता हूँ इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं और लोग हर वहाँ पे, आप कहते हैं गुर्बत है, आप चले जाएं, इतनी बड़ी बड़ी लग्जूरियस गाड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। आपने ये पब्लिक को अवेयरनेस देनी है, एजुकेट करना है, और ये भी स्टेट की जिम्मेदारी। आपने क्या खाना है और कितना खाना है, कितना खाना, बिल्कुल ठीक है, ये प्रिवेंशन है, ये वो चीजें हैं जिससे। और अलमिया भी तो है ना कि हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पाकिस्तान में सरकारी भी और प्राइवेट हद तक भी पर्सनल कैपेसिटी में रही ही नहीं। और हमारा अलमिया है कि पिछले साल भी और इस साल भी पाकिस्तान के टोटल बजट में 1 रुपया भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हेल्थ सेक्टर के लिए नहीं रखा गया। जी, हमारा यही जो आप बात लेके चल रहे हैं, ये आप फिर एक लंबी बहस की तरफ आ गए हैं। जो सर्विस स्ट्रक्चर के लिए हम पिछले 4 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, इसमें हमने ख़ास तौर पे ये चीज़ें उठाई हैं कि आपकी लोकल लेवल के ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। आप इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर जो रिसर्च हो रही है उसको फॉलो कर रहे हैं। वहाँ के लोगों की जेनेटिक्स हमसे मुख्तलिफ है, बिल्कुल। वहाँ के लोगों का रहन सहन, खाना पीना हमसे मुख्तलिफ है, और वहाँ की बीमारियाँ भी हमसे मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल। और वहाँ पे जो दवाइयों का रिस्पॉन्स है वो भी हमसे मुख्तलिफ है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता 100% डिफरेंस है, लेकिन देयर इज डेफिनेट डिफरेंस। आप अपने मुल्क के अंदर ये जो रिसर्च है वो क्यों नहीं करते? आप यहाँ पे जो ये बजट्स हैं, ये चीज़ें हैं, इनको लेके क्यों नहीं आते? ये आना चाहिए। यही वो चीज़ें हैं जो हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए बेहतर और आगे आपके मेयार को बेहतर करके आगे लेके जा सकती हैं। ठीक है। तो इसमें जब तक आप रिसर्च के ऊपर जो है इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट की नहीं होगी, तो लोकल एक बंदे के बस की बात नहीं है, एक इदारे के बस की बात नहीं है कि वो रिसर्च कर सके और आगे आपको एक अच्छे रिजल्ट्स जो हैं, न्यूट्रल रिजल्ट्स आ सकें। वरना फिर बायस्ड किस्म के रिजल्ट्स होंगे और आप जो है वो बजाय इसके कि फिर एक स्टैंडर्ड किस्म की दवाइयाँ खाएं, फिर आप उसी लेवल के ऊपर आ जाएंगे। दूसरा एक बड़ा हमारा जो प्रॉब्लम है यहाँ पे कि एक अच्छे डॉक्टर का ना मिलना। गवर्नमेंट के मतलब जो BHUs हैं उनके लेवल पे या ऊपर बड़े हॉस्पिटल्स के लेवल पे, उसमें आपके डॉक्टर्स का एक प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है, जिसको हम सर्विस स्ट्रक्चर का नाम दे के आजकल एक जद्दोजहद कर रहे हैं, वो है कि आपको ये पता ही नहीं है कि आपने कब, किस वक्त, किस ग्रेड के अंदर जो है, अगर आप आए हैं तो आपने 5 साल बाद कहाँ होना है, 10 साल बाद कहाँ होना है, 15 साल बाद कहाँ होना है। जबकि गवर्नमेंट के आलमोस्ट बाकी जितने भी शोबे हैं, आप DMG ग्रुप को ले लें, आप जुडिशरी को ले लें, आप आर्मी को ले लें, जो अच्छे तरीके से चल रहे हैं, उनको ये पता होता है कि आपकी जो मुआशरे के अंदर प्रेस्टीज है या आपकी एक डिग्निटी है मुआशरे में, रिलेटिव कंपैरिजन जो होता है वो आपका कहाँ पे खड़ा है। और जब एक अच्छा और एक काबिल और मुतमिन डॉक्टर जो है वो नहीं होगा, आपको मैं पिछले साल की मिसाल बताता हूँ। पिछले साल 4000 डॉक्टर जो है जिन्होंने FCPS किया हुआ था, जो पढ़े लिखे डॉक्टर थे, MBBS के बाद 4-5 साल में FCPS बंदा करता है, वो आपका मुल्क छोड़ के सऊदी अरब चले गए। हुकूमत ये कहती है कि जाते हैं तो जाएं, इसकी जगह हम नए ले लेंगे। और नए कौन से होंगे? वो सिंपल MBBS होंगे। आपने क्वालिफाइड डॉक्टर को यहाँ से धक्के दे के निकाल दिया, सिर्फ स्ट्रक्चर ना होने की वजह से। कि अगर आज मुझे पता हो कि मैंने सीनियर रजिस्ट्रार बनना है, 3 साल बाद मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, अगले मैंने एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, फिर प्रोफेसर बनना है, तो आप प्रोफेशनल प्रेस्टीज और मुआशरे में अपने इज़्ज़त के लिए आप यहाँ पे स्टे भी करेंगे, आप काम भी करेंगे, इसी नेशन को सर्व भी करेंगे, और एक मुतमिन डॉक्टर जो है वो अपने मरीज का ज़्यादा अच्छे तरीके से इलाज कर सकेगा। एक बात डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप बात आ गई सर्विस स्ट्रक्चर की ऊपर। जी, मैं आपसे सवाल करता हूँ एज अ पाकिस्तानी। जी, अगर पाकिस्तानी कौम आपको सर्विस स्ट्रक्चर दे देती है फॉर टाइम बिंग, वो कह रही है आपके कहे हुए के मुताबिक जी आप 17 ग्रेड में फॉर टाइम बिंग इंडक्ट होते हैं, आपको पता है जी कि आपने 7 कोर्सेज किए, FPCS किया, FARCS किया, जो भी व्हाट्सएवर आपके कोर्सेज हैं आपने किया, आपको पता है जी कि मैंने 20 साल के स्ट्रगल के बाद मैं एक प्रोफेसर बन जाऊंगा। ठीक है जी। तो आप क्या समझते हैं कि आपकी ये तमाम की तमाम जो परेशानियां आज तक आप हमें सुनाते रहे हैं, जो आपकी कुछ जायज़ हैं, कुछ हद तक हुकूमत को कहती है कि नाजायज़ भी हैं, जी, आप इस तमाम झंझट से निकल आएंगे? जी बिल्कुल, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जब एक बंदे को देखें, आप पर सिलेक्शन आती है मेडिकल के अंदर, कोई आपके कानपट्टी के ऊपर पिस्टल नहीं होता कि आप जनाब आए और डॉक्टर बने। ठीक है, अपनी मर्जी से आते हैं आप, और एक जज्बा होता है कि आपने कौम को सर्व करना है। लेकिन उसके साथ जो स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि आप अगर आज अपना कंपैरिजन करें हेल्थ की, जो आप डॉक्टर को प्रिविलेजेस दे रहे हैं, उसमें आप अगर अफ्रीका और म्यांमार या बांग्लादेश इसके लेवल के ऊपर खड़े हुए हैं, और आपसे जो है 180 ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पे डॉक्टर्स का स्ट्रक्चर आपसे बेहतर है, तो आपको एशिया के साथ भी कंपेयर करना चाहिए और दुनिया के साथ भी। अगर आप एशिया के साथ कंपेयर करें तो इंडिया ने अपने डॉक्टर्स जो है उनको इंग्लैंड से खींच के वापस ले आया। कैसे? ज़बरदस्ती नहीं लेके आया,
उन्होंने वहाँ के डॉक्टर को अपने ऐसे पैकेजेस दिए और ऐसी प्रेस्टीज दी है कि उन्होंने हेल्थ को एज ए टूरिज्म लिया। उन्होंने प्राइवेट सेटअप को और पब्लिक सेटअप को आप आज देखें कि मेडिकल टूरिज्म स्टार्ट किया। पिछले 3 साल के अंदर इतना रिवैम्प हो गया है कि आप अपोलो हॉस्पिटल इंडिया की मिसाल दुनिया में हर जगह होती है कि वो दुनिया का एक बेस्ट हॉस्पिटल गिना जाता है। पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? उसकी वजह यह है कि आप इंग्लैंड के अंदर चले जाएं, अमेरिका के अंदर चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, बेस्ट डॉक्टर्स की अगर जो लिस्ट होगी उसमें अगर 10 डॉक्टर हैं तो 5 पाकिस्तान के होंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आप ये लम्हा फिक्रिया है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर वो क्यों नहीं आता बंदा, ये एक सोचने की बात है। आप सिर्फ डॉक्टरों को हर चीज़ के लिए मोरद इल्ज़ाम ठहरा देते हैं। क्या हुकूमत इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है? पॉलिसी मैंने तो नहीं बनानी है, आपने तो नहीं बनानी ना, पॉलिसी तो बनानी होती गवर्नमेंट ने, स्टेट ने बनानी है। स्टेट अगर इस चीज़ को इस हद तक लेती है कि जनाब हमने ये चीज़ें, हमारी हेल्थ जो है या एजुकेशन या हमारी सिक्योरिटी जो है हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमने इसमें कोई ऐसी चेंजेस लेके आनी है कि जिसकी वजह से आपका ब्रेन ड्रेन ना हो। वो कौमें जिनका ब्रेन ड्रेन होना शुरू हो जाए वो खत्म हो जाती हैं। सफा ये बताइएगा कि आप कहते हैं कि 4.5 अरब रुपए का इजाफा होगा टोटल बजट के अंदर अगर आपको सर्विस स्ट्रक्चर दे दिया जाए, जबकि सरकार कहती है कि ये 300-350 अरब रुपए का होगा। ये तो आप समझ लें कि 100 गुना का फर्क आ रहा है। देखिए सर, हम लोग ये समझने से कासिर हैं कि आखिर आप दोनों के दरमियान में चल क्या रहा है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखें, हमने हर फोरम के ऊपर कहा कि ये पैसों का इशू ही नहीं है। ये आपकी प्रेस्टीज का इशू है, ये आपकी रिलेटिव कंपैरिजन का इशू है। वो ब्यूरोक्रेसी जिन्होंने इस हमारी डॉक्टरी की जड़ें खोखली की हैं, हम ये कहते हैं कि अब हम उनसे थक गए हैं। ये पॉलिटिकल विजडम दरमियान में आए। ये 400 अरब का चक्कर ही नहीं है। आज अभी रिसेंट जो हमारी मीटिंग्स चल रही हैं उसमें ये शायद 2.5-3 अरब रुपए के ऊपर आके बात खत्म हो चुकी हुई है। और हम ये कहते हैं कि ये भी नहीं है तो आप हमें ना दें। आप पेपर के ऊपर तो हमें रिस्पेक्ट दे दें ना। जो पेपर के मामलात और ट्रांसफर रुकवाने वाले मामलात सर, ये अखबारों की जीनत और टीवी स्क्रीनों के ऊपर तो नजर आते हैं वो सारे। नहीं, ये देखें, आपके अभी दिल करता है जब आप कोई आपसे पूछे कि आपकी ख्वाहिश क्या है, आप कहेंगे मेरे पास गाड़ी भी हो, घर भी हो, बंगला भी हो। लेकिन आप जब अपने मुल्क के स्टेटस और फाइनेंशियल सूरत हाल देखते हैं उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम पाकिस्तानी नहीं है। हम भी फिर रिट्रीट कर जाते हैं इन चीज़ों से। हमने उन चीज़ों से रिट्रीट किया और जब गवर्नमेंट ने कहा कि आप दिल खोल के मांगे, हमने दिल खोल के मांगा। जब उन्होंने कहा कि हमारे प्रॉब्लम्स हैं, हम ये कहते हैं कि 1 रुपया भी ना दें। आप हमें कंपैरिजन में जब लेके जाते हैं, पहले डॉक्टर जो है ग्रेड 15 में आता था, 16 और 17 में, अब ग्रेड 17 में है। आप इसके कंपैरिजन में देखें, लेक्चरर्स जो हैं वो ग्रेड 18 में जा रहे हैं 18 साल की क्वालिफिकेशन के बाद। आप सिविल जज की तनख्वाह देखें 80,000 है, हमारी तनख्वाह इस वक्त 44,000 एक नए डॉक्टर आने वाले की। ठीक है, टैक्स के बाद की है जी, टैक्स के बाद 44,000। लेकिन टैक्स के साथ तकरीबन 55 के करीब। नहीं, वो सर एक गलत कंसेप्ट था। वो 46 के करीब बनती है, इतनी नहीं है। वो हमने इसको मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ जगह पे जाके उसके सबूत भी दिखाए हैं, अपनी पे स्लिप्स भी दिखाई हैं। बहरहाल वो एक गलत कहानी। ठीक। और इसके अलावा अगर आप देखें, आप ब्यूरोक्रेसी के साथ अपने आप को कंपेयर करें। आप कहते हैं कि डॉक्टर जो है वो FSC में जो सबसे मेहनती बच्चा होता है वो डॉक्टर बनता है या इंजीनियर बनता है। ठीक, क्रीम है। अगर आप इस ब्यूरोक्रेसी के चंगल से निकल के आपके पॉलिटिकल विजडम इस चीज़ को नहीं टेकअप करेगी तो मैं आपको वही कह रहा हूँ कि पहले भी ब्रेन ड्रेन हो रहा है, अब भी हो जाएगा। और सब क्या आपको बिल्कुल आज़ाद कर देना चाहिए? आप तो समझते हैं कि आपको कतई तौर पे नहीं, हम ये कहते हैं जी आपको बिल्कुल सेपरेट बना देना चाहिए। आप डॉक्टर्स ही उसको ओवरऑल देखें, मामलात मैनेजमेंट में डॉक्टर हो। आप समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं वो भी डॉक्टर्स हों, जो एडमिनिस्ट्रेशन में हो वो भी डॉक्टर्स हों, और जो सर्व कर रहे हैं वो भी डॉक्टर्स हों। इसमें आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। ये भी सर्विस स्ट्रक्चर का हमारा एक हिस्सा है कि आज तक पाकिस्तान के अंदर कहीं भी हेल्थ मैनेजमेंट कैडर जो है वो है ही नहीं। ठीक है, दुनिया के अंदर आप चले जाएं, दुनिया के अंदर हर जगह पे हेल्थ को, मैनेजमेंट कैडर को उन्होंने अलग कर लिया। बिल्कुल ऐसे MBBS जिन्होंने बाद में MBA किया या पब्लिक हेल्थ के कोर्सेज किए, क्योंकि डॉक्टर एक हॉस्पिटल को, मरीजों की साइकी को या हेल्थ को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने वहाँ पे सब कुछ उनके हैंडओवर किया हुआ है और जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ चीज़ें आती हैं वहाँ पे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर या ब्यूरोक्रेट लेवल के बंदे भी लगाए। लेकिन टोटल जो निज़ाम है इस वक्त वो डॉक्टर्स ऐसे जो हेल्थ के अंदर मैनेजमेंट के अंदर आ गए, ऐसे नहीं जो मरीज चेक करना चाहते हैं वो मरीज चेक करें, जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें, जो मैनेजमेंट करना चाहते हैं उनको आप अलग कर दें, ताकि एक जिस बंदे की पैदाइश, मैं कहता हूँ ये हमारी तो पैदाइश ही हॉस्पिटल के अंदर होती है ना। आप जैसे ही आँख खोलते हैं या आपकी थोड़ी शऊर आता है, आप हॉस्पिटल के अंदर कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते हैं। आप वहाँ की चीज़ों को, वहाँ की मैनेजमेंट को, वहाँ पे क्या चीज़ कब चाहिए, वहाँ पे मरीज को किस तरह से आपने ट्रीट करना है, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। मुझे प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में ये बताइएगा जी, क्या आपका सर्विस स्ट्रक्चर वाला इशू जी जी कब तक सॉल्व होने की खुशखबरी हम सुनने के हम
सुन सकेंगे? सर ये तो हुकूमत के ऊपर है, ये तो मैं कहता हूँ आपकी नेगोशिएशन चल रही है। जी बिल्कुल चल रही है। तक आप कह रहे थे कि आप लोगों ने रिट्रीव भी किया है, कुछ हुकूमत ने भी कहा ठीक ओके गिव एंड टेक चल गया। जी जी। अब आप क्या समझते हैं कि मामला 10% 20% सिर्फ रह गए हैं, 80% सेटल हो गए हैं? मेरा ये ख्याल है कि मेन इश्यूज़ के ऊपर अभी डिस्कशन चल रही है, और अब चूँकि पॉलिटिकल विजडम जिसमें इसहाक डार साहब भी आ गए हैं, बड़ा पॉजिटिव उनका रोल है, और मेरा ये ख्याल है कि हम बड़े 100% पूरी उम्मीद है कि अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर शायद ये इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। कि हमें दोबारा हड़ताल शुरू होने की धमकी नहीं सुननी पड़ेगी? सर हड़ताल तो कभी भी खुशी से नहीं की। यू विल नॉट बिलीव कि हमने इस हड़ताल से पहले भी, एहतजाज से पहले कह लें कि 23 कमेटियाँ और 1.5 साल का एक लंबा अरसा तय करने के बाद इस नहज तक हम पहुँचे कि जब हमारा हालत ये होती थी कि हम एक सेक्रेटरी हेल्थ के दफ्तर के बाद 6-6 घंटे स्टूल के ऊपर बैठ के जब हमें भेज दिया जाता था कि वो मिलना नहीं चाहते और कोई रास्ता ही नहीं होता था हमारे पास। एक बात मैं समझ नहीं पाया जी, आप यंग डॉक्टर्स को तो बहुत इशू है इस चीज़ से जी जी, लेकिन जो आपके PMA वाले साहिबान हैं, डॉक्टर हजरात हैं, उन्होंने कभी इस पर इतना ऐसा शोर नहीं मचाया कि ये नया खून है, ताज़ा खून है, इसलिए इसमें जोश और वलवला है, और जो वो थोड़ा पुराना खून हो चुका है, जिम्मेदारियां आ गई हैं, फैमिली मैटर्स आ गए, इसलिए वो इस मामले में नहीं बोलते। अब भी आप लोग तमाम वोकल हैं, लेकिन आप PMA के जितने डॉक्टर्स की अक्सरियत से बात करें तो वो नपा तोला जवाब देंगे, उनमें से अक्सरियत सरकारी जवाब देगी। क्या वजह है इसकी? इसमें हमने कभी डॉक्टर्स के दरमियान जो ग्रुपिंग है या इस तरह की चीज़ें हैं उसको हमने हाईलाइट ना किया, ना हम इसमें पढ़ते हैं। हमारी एक कम्युनिटी है जिसको डॉक्टर्स कम्युनिटी कहते हैं, जो जितना गुड़ डालेगा उसने अपने हॉस्पिटल में जाके, अपनी कम्युनिटी में जाके उसका रिस्पांस लेना है, ठीक है, और हमें कुछ नहीं लेना देना इससे कि PMA। लेकिन इस दफ़ा PMA और MTA मेडिकल टीचर एसोसिएशन जो है हर नेगोशिएशन में हमारे साथ बैठी हुई है। अच्छा। और कहीं भी वो बैकआउट अभी तक नहीं कर रहे। आगे सूरत हाल जो है इंशाल्लाह ठीक रहेगी, और मुझे उम्मीद है कि वो पॉजिटिवली इसमें रोल प्ले करेंगे, पहले भी कर रहे हैं। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू नाज़रीन। ये तो था प्रोग्राम का पहला हिस्सा जिसके अंदर हमने पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर का उमूमी जायज़ा लिया और इसके अंदर पाए जाने वाले नकाइस का मुआवजा किया। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा आप कल इसी वक्त मुलाहिज़ा कर सकेंगे, जिसके अंदर हम पाकिस्तान के इस हेल्थ सेक्टर के अंदर हो सकने वाली रिफॉर्म्स का जिक्र करेंगे, ये जानेंगे कि पाकिस्तान के अंदर मरीज़ों को किस तरह मयारी और सस्ती अद्वियात मुहैया हो सकती हैं, और किस तरह पाकिस्तान के अंदर जो हेल्थ सेक्टर के अंदर बजट के इश्यूज हैं वो बजट किस तरह कवर किया जा सकता है, पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर को ज़्यादा बजट मुहैया करवा सकते हैं। हमें प्रोग्राम के बारे में फीडबैक देने के लिए ज्वाइन कीजिए www.khudkafilpakistan.com। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।